तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में हमने ये सुना, ये समझा कि अगर एक रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में चल रही है, एक ही मीडियम वो चेंज नहीं कर रही है, और आगे अगर उसको एक पॉलिश्ड सरफेस मिलती है, जैसे प्लेन मिरर हम लेते हैं, एक साइड से पॉलिश किया होता है, एक साइड से रिफ्लेक्टिंग होता है, तो वहां पे एक फिनोमिनन होता है जिसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तौर पे समझते हैं। ठीक है ना, वो हमने डिस्कस कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा मैं बता दूंगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम कहते हैं लाइट का बेंड होना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मीडियम क्या होता है। मीडियम को कहां क्या मटेरियल सबस्टेंस, कहां सबस्टेंस, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सबस्टेंस सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हो, गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे अब मीडियम की बात मैंने की, तो यहां पे मैंने एक टर्म आगे लगा दी, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब को सबस्टेंस, मटेरियल सबस्टेंस, ये लाइट आर पार लिखे वैसे नॉट 100% बट आराम से जो है वो ट्रैवल कर सकती है, मतलब एक सरफेस से जाएगी दूसरे सरफेस से निकलेगी। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हम कितने टाइप्स के पढ़ सकते हैं? 3 टाइप्स। एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे हवा होगा। तो सॉलिड में मैंने गिलास स्लैब लिया, देखो ये भी सॉलिड है, ये चाक जो है, चाक का डब्बा जो है, ये भी क्या है? सॉलिड है। लेकिन अगर यहां से लाइट जाएगी, क्या वो यहां से निकलेगी? बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिस इज एन ओपेक सबस्टेंस। क्या ये वॉल जो है या बोर्ड जो है, इसके आर पार लाइट जाएगी? बिकॉज इट्स एन ओपेक सबस्टेंस। लेकिन मैंने आपके लिए ग्लास स्लैब लाया, दिस, ठीक है ना, 2 है मेरे पास, एक की थिकनेस ज्यादा है, एक की कम है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है। यानी कि अगर एक साइड से लाइट जाएगी वो दूसरी साइड से निकलेगी, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। या तो ये किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में? नहीं, सॉलिड फॉर्म में, इसको ग्लास स्लैब हम कहते हैं। दूसरा मैंने लिखा वाटर, क्लियर वाटर। क्लियर वाटर जिसमें टर्बिडिटी कुछ ना हो, जिसमें कोई भी गंदगी ना हो, क्लियर आर पार आपको चीजें दिखे। तो जैसे मैंने लिया, वो किसमें कैटेगरी में हम ले सकते हैं? लिक्विड में। और गैस की कैटेगरी जो है, जिसको हम एयर कहते हैं, जैसे कि आप देखते हो एयर में जब हम देखते हैं, हम डिफरेंट चीजें देखते हैं, हम पेड़ों को देखते हैं, हम जानवरों को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, ठीक है ना, हम डिफरेंट चीजों को देखते हैं। ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज लाइट ट्रेवल करती है उन चीजों से हमारी आंख में, यानी कि मीडियम जो बीच में वो हवा। ट्रांसपेरेंट मीडियम समझ आया? उसके बाद जब हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम समझा, उसके बाद हम ये समझेंगे कि इन ट्रांसपेरेंट मीडियम के टाइप्स कितने हैं। इन ट्रांसपेरेंट मीडियम के टाइप्स कितने हैं? तो मैंने लिखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, वन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अनदर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रिमेंबर वन पॉइंट, optically rare medium and optically denser medium has nothing to do with the density of the medium. Optically rarer medium and optically denser medium has nothing to do with the density of that medium. हाँ, फिर क्या है? आप यूजुअली कहोगे सर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम। हाँ, कह सकते हो, लेकिन ये हर जगह लागू। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां पे जिस सबस्टेंस की डेंसिटी ज्यादा है लेकिन वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की कैटेगरी में नहीं आते। वो किस कैटेगरी में आता है? ऑप्टिकल रेयर मीडियम की कैटेगरी में। तो आप डेफिनेशन फिर क्या याद रखेंगे? देखिए, जब लाइट आती है ना, मान लीजिए सन से, सन की बात करूं, तो पहले उसको बहुत सारे डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है जहां कुछ नहीं होता। जहां कुछ नहीं होता, इवन वैक्यूम या हवा भी नहीं होता, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम। तो वहां पे जो लाइट की स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर किलोमीटर्स में हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड, सभी तरह लाख किलोमीटर पर सेकंड, बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है ना। लेकिन जो ये किसमें आती है? एटमॉस्फेयर, हवा में आ गई, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप ले सकते हो। अब आप क्या याद रखें, ये हाईएस्ट वैल्यू आप लेंगे लाइट की स्पीड का, क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब जो ही, अब आपको ये दिमाग में रखना, सर ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसमें ये लाइट जब जो चल रही थी, जब ही इस मीडियम में एंटर हो गई, सपोज कौन? ग्लास, यहां तक लाइट की क्या स्पीड थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो ही इस ग्लास स्लैब में एंटर हुई, एक्चुअली उसने एमसेस यस स्पीड ची गसान कम। अगर आप वैल्यू हम देखेंगे, आप बुक भी चेक करोगे, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 से कहां जाता है? और अगर वाटर में जा रही है तो दैट इट बिकम्स 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? क्या लाइट की स्पीड सेम रही? क्या हुई? चेंज। पहली बात, लेकिन क्या हुई? कम हुई कि बढ़ गई? कम। तब सु मीडियम यत मज लाइटिंग स्पीड गसी कम, लेस आस, कमी वैल्यू को
एक्चुअल वैल्यू क्या था 3 × 10⁸ मीटर पर। तो ऐसे मीडियम को आप कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रिलेटिव टर्म सो मीडियम यथ मस लाइट इन स्पीड आसी जिगर क्या ज्यादा, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर, उसको आप मानोगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या मानोगे? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी, उसको मानोगे आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या मानोगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहां तक समझ आया आपको? अभी तक मैंने आपको समझाया ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब समझो रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबको पता होगा, थोड़ा में भी आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट बेंड होती है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब ये होता कैसे, ये समझो। अब देखो मेरे पास रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट होने के लिए दो प्रेरेक्विजिट कंडीशंस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देयर आर टू प्रेरेक्विजिट कंडीशंस फॉर द बेंडिंग ऑफ लाइट टू टेक प्लेस। पहली कंडीशन, हमारे पास दो मीडियम होने चाहिए। हमारे पास क्या होने चाहिए? दो मीडियम। उसमें रिलेटिवली एक होगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरा होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बात समझ आ रही है यहां? ठीक है, यानी कि देयर इज अ कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ टू मीडियम, वन इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड देयर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। द सेकंड कंडीशन इज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट जब भी इंसिडेंट रे आएगी, लाइट आएगी, वो सेकंड मीडियम की बाउंड्री यानी कि सरफेस जो होती है उस पे जब वो स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी, ठीक है ना, वहां पे एक एंगल सा क्रिएट होना चाहिए उस बाउंड्री की सरफेस के नॉर्मल के साथ। जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया, देखिए ये एक मीडियम है, मान लीजिए ये मैंने हवा दिखाई यहां पे, देखो एयर में क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट बच्चा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया? ऑप्टिकली रेयरर। ये मैंने गिलास लिया, गिलास स्लैब जो यहां आपके पास है, जैसे मैं गिलास स्लैब लिया, ठीक है ना, यहां से लाइट आ गई, सरफेस पे हिट किया, आपकी बात समझ आ रही है? इसमें क्या होती है स्पीड लाइट की? 2 × 10⁸ मीटर पर। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या हो गया? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो प्रेजेंस ऑफ टू मीडिया है, एक है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। दूसरी कंडीशन क्या है? अब इंसिडेंट रे आ गई और उसने इस बाउंड्री सरफेस जो यहाँ पे सेकंड मीडिया की है, ये नॉर्मल है, ये यहाँ पे एक एंगल पे हिट हो रही है। अगर ये एंगल पे हिट ना हो के परपेंडिकुलर में आती, यानी कि जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में क्या आता? इंसिडेंट रे आता। माइंडेड बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता। इसलिए मैंने कहा दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, दो मीडियम भी होने चाहिए और इंसिडेंट लाइट बाउंड्री सरफेस पे ऑब्लिकली हिट करनी चाहिए, यानी कि एट एन एंगल हिट करनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तब आई शुड अनालाइज दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from one medium to another at an angle obliquely, then the light जो है, then वो जो लाइट है जो इंसिडेंट आ रही है such and same रोजान, then bending of light take place। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये AO इंसिडेंट रे है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो अगर बेंडिंग ना होती तो जो मैंने ब्लू लाइन से आपको यहाँ पे दिखाया तो ये निकलनी चाहिए थी यहाँ, लेकिन ये वहां नहीं निकल रही है, ये अपनी पास से डिविएट होकर थोड़ी बेंड हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेनन हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट को ये क्या कहते हैं? तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, इसीलिए इस रे को हम कहते हैं बच्चा रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? तो याद रखो व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ सेकंड आई मीन मीडियम एट एन एंगल ऑब्लिकली, देन द लाइट बेंड्स एट दैट, मतलब यहां से ही बेंडिंग होना स्टार्ट करता है। तब तक अब आप कहोगे सर जब यहां पहुंचेगी तो क्या होगा? यहाँ पे भी बेंडिंग होगी, फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये फिर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ये फिर से बाहर जाएगी, ठीक है। अब मसला है सर बेंडिंग कहाँ की तरफ होगी, मतलब नॉर्मल होगी, वो हम बाद की बात करेंगे। मेन चीज आपने ये याद रखा कि रिफ्रैक्शन का मतलब ये है लाइट का बेंड होना, तब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करे और जब इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करेगी एंगल पे करनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर से स्ट्राइक कर रही है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बन रहा है, तब कोई रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा ना। तो क्वेश्चन इज सर ठीक है हमें समझ आया, हम डायग्राम भी बना लेंगे, लाइट करेंगे यहाँ बेंड करेंगे, हो गया रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? ये बेंडिंग एक्चुअली होता क्या है? तो याद रखिए जब एयर में लाइट चलती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट यही लाइट जब यहां से आके इस मीडियम में गुजरती है, देखो यहां से लाइट आ गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो ही ये गिलास स्लैब में उतरी, जो ही ये गिलास स्लैब की सरफेस को स्ट्राइक की, अब इसकी स्पीड में चेंज आता है, यानी कि वो उसी स्पीड से नहीं जाती है। मान लीजिए आप एक ट्रैक पे जा रहे हो, फ्लैट ट्रैक है, बिल्कुल अच्छा फ्रिक्शन हो रहा है, आप दौड़ रहे हो, लेकिन आपको आगे जो है सरफेस बहुत गीली आ रही है, आपको लग रहा है कि हमें क्या होगा, हमें
गिरने का खतरा है, हमें स्लिप हो सकता है, व्हाट डू यू डू यूजुअली? आप ऑटोमेटिकली आप स्पीड को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। आपको लगता है जिस लाइन में आप चल रहे होगे उसी लाइन में आप जाओगे, आप कहीं ना कहीं डिविएट होते हो, सो दैट आपको फिसलन ना हो जाए। मतलब इस एनालॉजी को आप यहाँ पे समझ सकते हो। मैं नहीं कहूंगा एग्जैक्ट